रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, ऐसे ही है। और आज हमने कॉन्जुगेशन का देखना था, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो रिप्रोडक्शन का था, आज 4 फेजेस देखी थी, और उसमें हमने वो जो ग्राफ था वो भी देखा था, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक जी है। मैम। मैंने आपको नोट्स शेयर कर दिए हैं कंप्लीट चैप्टर के। जो हम इसमें बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, तो आपने उसका प्रिंट ले लेना, अगर किसी के बुक पास बुक है तो वो ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखें, तो हमारे पास जो ट्रूली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एब्सेंट होती है। और वो क्यों होती है? जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे पास 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिसमें हमारे पास एग और स्पर्म बनता है, और उसके बाद जाइगोट बनता है, और फिर हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ट्रू नहीं होती, वो बल्कि फॉल्स होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें जस्ट जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो एक से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है। ठीक है। और इसमें वो जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रही होती है, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। और वो आपके पास कौन सी है? एक आपके पास कॉन्जुगेशन है, एक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, एक आपके पास ट्रांसडक्शन है। ठीक है। अब जो कॉन्जुगेशन होती है उसमें एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो बैक्टीरियल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम न्यूक्लाइड का नाम देते हैं या क्रोमेटिन मटेरियल का नाम देते हैं, वो ट्रांसफर हो रहा होता है एक सेल से दूसरे सेल में, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये सेल टू सेल कांटेक्ट होता है। और इसके अलावा वो जाहिर है कि वो हॉरिजॉन्टल में हो रहा होगा, तो इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, इसमें जैसे हम वो एसिड और बेसिस पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो उसको एक्सेप्ट करता है उस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। सेम इसी तरह से जो एक बैक्टीरियल टाइप होगी वो डोनर के तौर पे एक्ट करेगी, और एक जो है वो रेसिपिएंट के तौर पे एक्ट करेगी। अब डोनर कौन सी होगी? वो सेल होगा बैक्टीरिया का जो कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है। और जो उसको रिसीव कर रहा होगा वो हमारे पास जो है वो रेसिपिएंट कहलाता है। और ये जो ट्रांसफरिंग होगी एक सेल से दूसरे सेल में, वो प्लाज्मिड के थ्रू होगी। जब हमने प्लाज्मिड पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा सर्कुलर जो है वो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का आपके पास वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है। और वो आपको किस तरह से हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, या फिर वो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जैसे इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, या फिर उसमें आपके पास और भी काफी टाइप्स आ जाती हैं तो उसमें हम उसको यूज करते हैं। अब ठीक है, ये हमारे पास है मैकेनिज्म। यहाँ पे आपकी डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं कि एफ प्लाज्मिड, और ये एपिसोम, और ये एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। ठीक है। इसमें आपने ये जो कुछ चीजें हैं वो आपने याद रखनी है कि एफ पॉजिटिव आपके लिए मेल बैक्टीरिया है, और एफ नेगेटिव आपके लिए जो है वो फीमेल बैक्टीरियम होता है। और एपिसोम क्या है? बेसिकली ये आपके पास एक प्लाज्मिड होता है जो कि 100 kb उसकी लेंथ होती है। और वो जो दूसरा बैक्टीरियल सेल हमारे पास होता है उसके साथ जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है वो साथ में मिला रहा होता है, या फिर आप उसको ये कह लें कि वो एक्सचेंज कर रहा होता है। और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वो जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है एक से दूसरे सेल में। ठीक है। ये आपने इसकी ये जो कुछ टाइप्स हैं, ये जो बोल्ड करके लिखी हैं, इसको देखनी है। और ये मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताती हूँ। ये हमारे पास है प्रोसीजर। ये हमारे पास 2 सेल हैं, ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है, और ये आपके पास दूसरा बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे हमारे पास डोनर सेल है, और ये हमारे पास जो है वो रेसिपिएंट सेल है। जैसे मैंने कहा कि जो डोनेट करेगा उस पे पॉजिटिव, और जो लेगा उस पे नेगेटिव। जैसे हम पैसे किसी से उधार लेते हैं ना, तो उस पे कर्जा जो है वो बढ़ जाता है, और जो देता है वो फारिग हो जाता है। ठीक है। तो वो आप इस तरह से उसको रिलेट कर लें। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप में हमने ये कहा था कि जो पॉजिटिव वाला होता है उसको आप क्या कहते हैं? मेल बैक्टीरियम। और जो आपके पास नेगेटिव होता है उसको आप क्या कहते हैं? फीमेल बैक्टीरियम। समझ आ रही है? स्पीड ज्यादा तो नहीं जी है? जी। नो 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 मैम, आ मैम। रही है। ठीक है। अच्छा, ये आपको एक नजर आ रही होगी जिसको आप क्या कहते हैं? सेक्स पिलस का नाम देते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि इसका क्या काम है। और ये आपको ये जो सर्कुलर बॉल नजर आ रही है, ये तो हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल आ जाता है। ये जो सर्कुलर बॉल आपको नजर आ रही है,
इसमें हमारे पास ये जो है ये प्लाज्मिड है, उसमें हमने सिंगल बनाया था, और यहाँ पे एफ प्लाज्मिड में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर दो तीन लेयर्स चढ़ाई हुई हैं। और यहाँ पे फिर क्या है कि एक ओरिजिन होगा, हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। और वो जो ओरिजिन पॉइंट होगा वहां से ये ट्रांसफर होना शुरू होगा, ठीक है। और ये हमारे पास दो सेल हो गए, और ये सेक्स जो पेलस होगा वो क्या करेगा कि दूसरा जो सेल होगा उसकी वॉल के साथ अटैच होने के बाद उसके साथ कांटेक्ट करेगा, और वो दूसरे सेल को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने के बाद उसको कहेगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करना है। अच्छा, दूसरे सेल में जब इसको करेगा तो इसमें जैसे हमारे पास क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा किस सेल का, जिसमें प्लाज्मिड होगा, ठीक है। और ये जो सेक्स पेलस होगा और ये दो अपने दरमियान में एक ब्रिज बना लेंगे, और वो ब्रिज किस लिए होगा, ये आपके पास ब्रिज है, और ये ब्रिज किस लिए होगा, ताकि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वो जो प्लास्मिड है वो यहाँ से इधर को ट्रांसफर हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये आपके पास ब्रिज ही नहीं बनेगा तो ये किस तरह से ट्रांसफर होगा। तो ये जो सेक्स पेलस होता है बेसिकली ये इसके साथ अटैच होके वो ब्रिज जो है वो उसके मेकअप में यूज हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास जब आप डायग्राम बुक में भी देखेंगे यहाँ पे आपको ये डार्क कलर शो हो रहा होगा, ये देखें, ये डार्क कलर आपको ये एक नजर आ रहा है, यस मैम। ठीक है। ये जो डार्क कलर ये हमारे पास ओरिजिन है, और यहाँ से जो है ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट मूव करने के लिए। अब यहाँ से जो है ये जो हमारे पास ओरिजिन है यहाँ से इसने ओपन किया, और ओपन होने के बाद वो स्लो स्लो करके जो है वो जो हमारे पास थ्रेड सर्कुलर फॉर्म में है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में जब वो है कि वो ज्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास प्लास्मिड है, ठीक है, स्टेप 3 पे जिसमें कहा गया कि प्लास्मिड की ट्रांसफर। और यहाँ पे ये जो आपके पास वो बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, इसको आपने देख लेना है, ये जो आपके पास बातें हैं ये इसको आपने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टेप 4 है। अब ये जैसे स्लो स्लो करके जो है वो मूव करने लगेगा, और फिर ये पूरा थ्रेड जो है ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो है वो हाफ जो मटेरियल होगा वो इधर चला जाएगा, और हाफ मटेरियल जो होगा वो इधर चला जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह से अभी जाहिर है ये हमारे पास पॉजिटिव सेल था, हमने स्टार्ट में पढ़ा, ये देखें, ये हमने पढ़ा कि ये हमारे पास डोनर सेल है और ये हमारे पास रेसिपिएंट सेल है, ठीक है। और अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव वाले का जो प्लाज्मिड था वो ट्रांसफर हो रहा था, और जाहिर है अब उसका जो नेगेटिव का तो वो क्रोमोसोम अलग है ना, लेकिन पॉजिटिव की ट्रांसफर होने की वजह से प्लाज्मिड वो हमारे पास एफ सेल बन जाएगा, जिसको आप क्या नाम देते हैं, मेल बैक्टीरियम का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो और जब ये दोनों में मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा फिर ये क्या करेंगे कि ये जो अपना सेक्स पेलस जो एरिया है उसको दोबारा से सिंथेसाइज करेंगे, और उसके सिंथेसाइज करने का मकसद क्या होगा कि जो दूसरा रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके साथ ही अटैच करके फिर से ये दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। जी समझ आइए, मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका प्रोसीजर है इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें नहीं जाना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपने जस्ट वो जो स्टेप हैं वो 4 स्टेप टू 5 स्टेप जितने बनते हैं उसको पहले लिखना है। उसमें आप चाहे आपका ओवरऑल एक ही थ्योरी की टाइप में जैसे पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिखते हैं उसको वैसे लिख दें, और फिर उसके जो 5 स्टेप है उसकी डायग्राम बना दें, तो वो आपके लिए इनफ होगा। और इसमें अगर आप जाएं तो आपके पास थोड़ी स्टोरी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर कोई इसको भी यहाँ से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इसमें चीजें सारी वही है जो मैंने आपको बताई हैं, बस थोड़े नेम जो है वो चेंज है। और इसलिए फिर मैंने कहा बाद में आप ये ना कहें कि मुश्किल होती है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किसके थ्रू होती है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के थ्रू होती है। मैम बाइनरी फिशन। हाँ जी, बाइनरी फिशन, ये किसने कहा है, वो अपना नेम भी बताए। सही कहा है, सही कहा है, मैं ये मैम नहीं, यही मैम, लेकिन ये प्लांट्स में तो नहीं होती है ना? नहीं ये प्लांट्स में नहीं होती। जी। प्लांट्स में हमारे पास हम आगे स्पीशीज पढ़ेंगे
तो मोस्टली उसमें फ्रेगमेंटेशन होगी, और उसमें आपके पास ये हॉर्मोगोनिया हो गया, एकानाइट होगी, तो उसमें ये होती है। बच्चे, जिस स्टूडेंट को वॉइस नहीं आ रही, आप अपनी जो क्लास है उसको लीव करके फिर से कनेक्ट करें, तो फिर आपको मे बी वॉइस आ जाए, शायद आपके नेट का इशू है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो आपके पास सेम मूव करता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में, और किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। ठीक है, और वहां पे हमने क्या देखा था कि वो जस्ट जो प्लाज्मिड होता है उसके थ्रू जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और उसमें रिकम्बिनेशंस आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो डीएनए होता है या जो बैक्टीरियल आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा वायरस के थ्रू। इसमें मेन डिफरेंस ये है वायरस, अगर आप यहाँ पे लिखोगे बैक्टीरिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इसको डिस्कवर किसने किया था आपके पास? जोजा लेडरबर्ग ने, और 1952 में। और इसमें वही आपके पास, जैसे हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उसमें क्या होता था, वायरसेस ही होते थे। और उन वायरसेस को क्या नाम देते थे जो बैक्टीरिया पे अटैक करते थे? बैक्टीरियोफेजिस का, जिसमें आपने वोलेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा है, याद आया कुछ? यस मैम। ठीक है, तो वो बैक्टीरियोफेजिस क्या होंगे कि वो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो उसको इफेक्ट करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो अटैच करते हैं। और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन उनका मोड होता है, वो फिर क्या करता है कि वो जब होस्ट सेल में एंटर होंगे, तो जो होस्ट होता है उसकी मशीनरी पे रिलाई कर रहे होंगे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और फिर वो अपनी रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर जो असेंबली होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने के बाद फिर वहां पे हमने देखा कि काफी कॉपीज भी बनती है, और हमने जो लिटिक साइकिल था उसमें क्या होता था कि कॉपीज ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरियल साइज, बैक्टीरियल जो सेल होता था उसका साइज कम होता था, तो वो उसको फाड़ के बाहर निकल आता था। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे वो जो न्यूली सिंथेसाइज जो होंगी आपके पास कॉपीज बैक्टीरियोफेजिस की, जो वायरसेस अफेक्ट कर रहे होंगे, वो बनेंगी। और फिर उन्होंने क्या कहा कि वो जो बैक्टीरियल डीएनए होगा, वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होगा जिसको हम नाम देते हैं, वो जो डीएनए होगा उसकी जो पैकेजिंग होगी वो एक प्रूफ के तौर पे नहीं होगी, और उसमें वो जो स्मॉल पीसीज आपके पास जो बैक्टीरियल डीएनए के होंगे वो पैक हो जाएंगे किसमें? बैक्टीरियोफेज में, वो जो हमारे पास वायरस है जिसकी हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, ये अभी हम उसके नेक्स्ट स्टेप्स भी देखते हैं। और वो जो आपके पास स्मॉल पीसीज बनेंगे वो क्या करेंगे? वो जो बैक्टीरियोफेज होता है उस जीनोम के साथ जो है वो पैक होते जाएंगे, और वो हमारे पास स्पीशीज बनती जाएंगी, वो उनकी नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी। और फिर वो जो वायरसेस जिनका जो आरएनए जीनोम होगा उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो जो डीएनए के पैकेजेस हैं उसको पैक कर सकें। ठीक है, और इस तरह से ये जो पैकेजिंग के दौरान में मिस्टेक हो सकती है, जिसको आप क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन का। कि अगर हम पैकिंग कर रहे होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आप बैग पैक कर रहे हैं और उसमें आपने कोई कपड़े रखने हो अपने और आप किसी और का रख लें, तो मिस्टेकनली आपके पास हो जाता है। वो सेम इसी तरह से जब पैकेजिंग होती है, तो उस पैकेजिंग में जो है वो कोई और आपके पास जो डीएनए होता है उसकी पैकेज, उसके बच्चे ये शोर नहीं करें, ये अपनी वॉइस जो है वो बंद कर लें, बाकी की क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है और साथ में मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास दो टाइप्स हैं, एक जनरलाइज ट्रांजैक्शन की और एक स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन की है। ठीक है, ये अभी हम यहाँ पे नीचे भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम है, और उसमें ये जनरलाइज्ड और ये स्पेशलाइज्ड। जो आपके पास जनरलाइज ट्रांजैक्शन थी, आपने ये देख रहे हैं आप, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो थ्रेड है वो डार्क है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो लाइट है। क्यों? कौन बताएगा अब ये कि ऐसा क्यों है? मैम वो जो लाइट वाला है वो आई थिंक वायरस का है, ठीक है। बैक्टीरिया का। और ठीक है। जो मतलब जो हमने चेंज किया है वो लाइट वाला है, जो बॉडी का खुद का था वो डार्क है। जी, वेल डन। इसमें आपके पास टू जो डीएनए हैं वो आपके पास एक ही सेल में सरवाइव करेंगे, और जिसको हमने प्रोफेज का नाम दिया है। ठीक है, ये ड्यूरिंग क्लास जब हो रही थी और आपने वो जो मुझे लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज लिखा भी था, और मैंने फिर तब आपको बताया भी था कि इसको प्रोफेज क्यों कहते हैं।
ठीक है, ये जो लाइट वाला है ये आपके पास जो वायरस होता है जिसको आप बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं, ये वो है। और ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है जिसको के अपना जो है वो बैक्टीरियल डीएनए है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब ये यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जैसे अटैच हुआ, जो हम लिटिक साइकिल पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है वायरस, जिसको अब हम मैंने आपको एक बताया था कि बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि हमारा बैक्टीरियल सेल होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और उसके साथ अटैच होकर उसको इफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। और इनफेक्ट जो करेगा वो हमारे पास बैक्टीरियल सेल को पहले ये इफेक्ट करेगा। और यहाँ पे जो फेज डीएनए है, वो जो वायरस का डीएनए है वो उन्होंने अलग रखा है, ठीक है। वो यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा, लेकिन वो जो डॉट है वो उसने उसको जो है वो हाईलाइट किया है, ये देखें। जैसे हम राइबोसोम्स का नहीं कहते कि डॉट लगे होते हैं और उसको कहते हैं ये राइबोसोम है, सेम इसी तरह से वो जो थोड़ा सा पार्ट है उसने उसको फेज डीएनए का नेम दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये स्पेशलाइज में क्या है, को इफेक्ट होने के बाद वो हमारे पास उसी का पार्ट बन जाता है कि बैक्टीरियल सेल हैज प्रोफेज इंटीग्रेटेड बिटवीन जीन्स 1 एंड जीन A and B। ये जो 1 2 या A B है वो हमारे पास दो डिफरेंट की है, एक आपके पास बैक्टीरियोफेज की और एक बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हमारे पास जब हम उसको करते हैं कि वो जो एक होस्ट का जो डीएनए है जिसको हम बैक्टीरियल सेल कह रहे हैं, वो क्या करेगा, वो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी और उसके बाद वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद उसके पीसीज हो जाएंगे, जो कि आपको सामने ये नजर आ रहे हैं। पीसीज होने के बाद जो फेज डीएनए और प्रोटीन्स है वो बनेंगी, ठीक है। फेज डीएनए तो पहले से एंटर था, वो क्या करेगा, जाहिर है अब उसने वहां पे मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट भी करना है ना, वो अपना साइज जो है वो इंक्रीज करेगा और साथ में प्रोटीन्स भी बनाएगा ताकि अपने आप को जो है वो जिंदा रख सके, जैसे हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाने पीने पे फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड में क्या होगा कि वो जो हमारे पास पूरा बैक्टीरियल डीएनए था, वो जो प्रोफेज की टाइप थी। अच्छा, उसमें क्या है कि वो जो है वो ओकेजनली जो है वो इनकरेक्टेड हो जाता है। और वो इनकरेक्टेड क्यों होता है कि उसमें कोई मिस्टेकनली दूसरा जो जीन है वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एडजाइनिंग होती है बैक्टीरियल डीएनए के साथ हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आप देखें कि ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे एक अबव साइड पे है और एक जो है वो इन साइड पे है। और इन साइड पे क्या है कि ये दोनों जीन्स हैं, और ये जो हमारे पास प्रोफेज जो है वो डीएनए है, और ये दोनों जीन्स हैं। और दोनों जीन्स जो है वो नेक्स्ट जो बैक्टीरियल सेल होगा वो उसमें मिस्टेकनली जो है वो एक अपर साइड पे होगी और एक जो है वो इन साइड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमारे पास ये जो हमारे ये जो बी पोर्शन था जिसके अंदर था, और ऊपर जो है वो ए पोर्शन था। अब उसमें क्या होता है कि वो जो सेल में इंक्रीज करते हैं, तो जाहिर है कि अगर आपके पास एक जो क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट्स को बिठाने की जगह है और अगर वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स आते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास साइज जो है वो कम है और उसमें जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेजिस हैं, वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, और उसमें वो जो जीन होती है वो क्या कैरी करेगी, ए जीन को। और वो कैरी किसके साथ करेगी, फेज डीएनए के साथ। और फेज डीएनए हमारे पास ये वाला है, ये वाला डीएनए है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो साइज में इंक्रीज होंगे और साइज में इंक्रीज होने के बाद वो बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक ये दूसरा आपके पास आ जाता है सेम इसी तरह से कि उसमें भी आपके पास दो जीन्स होती हैं, A and B, ठीक है। और वो क्या कहता है कि वो जो बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पैक्ड होना शुरू हो जाते हैं। वो जो हमारे पास कैप्सिड होता है फेज का, ठीक है, वो उस कैप्सिड में पैक होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो ये एंटर होता है दूसरे जो फेज वायरस है, दूसरा अटैक करेगा। पहले का तो ये हमारे पास मौजूद था जिसने पहले यहाँ पे ये अटैक किया और वो सारा अंदर बना। और ये हमारे पास दूसरा जो बैक्टीरियोफेज होगा वो अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद ये हमारे पास जो है क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर को पता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक हमारे पास जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए, ठीक है, या फिर C D कर लें। और क्रॉसिंग ओवर में है कि ये वाला जो है एरिया ये इसके साथ क्रॉस करेगा, D इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा कि तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में आपके पास ये होता है। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो फेजीज बनते हैं, कुछ तो हमारे पेरेंट की तरह के ही होते हैं जो उनका जेनेटिक मेकअप होगा, और कुछ हमारे पास न्यू रिकम्बिनेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कि
अगर ए और बी हमारे पास पेरेंट में मौजूद है तो जो हमारे पास रिकम्बिनेशन बनेगी तो उसमें हमारे पास सी और डी होगी। बच्चे आपके नेट का इशू है, बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है या आप लोगों को भी मेरी वॉइस कम आ रही है या नहीं आ रही? नो मैम, हम आ रही क्लियर आ है। रही है। ठीक है। रूमा बच्चे आपके नेट का इशू है इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर, ये हमारे पास वही वाली क्रॉसिंग ओवर है जो आपने माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ी थी। ठीक है, माइटोसिस में हम कहते हैं कि मोस्टली आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, लेकिन जो मियोसिस है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और उसके इन रिस्पॉन्स में दो आपके पास जब डॉटर सेल्स बनते हैं, दो पेरेंट की तरह के होते हैं और दो जो है वो बिल्कुल न्यू बनते हैं। ठीक है, जैसे आप रेड और ब्लैक का क्रॉस करवाते हैं, या वो जो पी प्लांट है रेड और रिंकल का क्रॉस करवाते हैं, और एक आपके पास एक न्यू इंडिविजुअल बनता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और वो कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का। ठीक है, अब पेरेंट में अगर आप देखो तो ना हमारे पास रेड और जो रिंकल आ जाता है या दूसरी शेप आपके पास कलर आ जाता है, तो वो उसमें से बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है। ठीक है, वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसको हम रिकम्बिनेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो जो रिकम्बिनेंट जो जीनोटाइप्स होती हैं, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ए प्लस और बी प्लस होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिकम्बिनेंट टाइप्स बनती है ए प्लस बी माइनस, जो कि डिफर करती है। वो जो हमारा डोनर क्या था? ए प्लस बी प्लस, और रेसिपिएंट क्या था? ए माइनस बी माइनस। और ये हमारे पास, ये देखें, ये आपको ए प्लस और बी प्लस नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ए प्लस और बी प्लस नजर आ रहा है, और ये हमारे पेरेंट थे। ठीक है, जो कि सेम है। और फिर जो हमारे पास जिसको हम डोनर का भी नाम देते हैं, और फिर जो रेसिपिएंट वो ये है ए माइनस और बी माइनस। और इसमें से क्या होता है कि ए हमारे पास इस तरफ से पॉजिटिव चला जाता है, और इस तरफ से हमारे पास बी जो है वो नेगेटिव चला जाता है। या अगर आप इसके दूसरा रिकम्बिनेंट बनाना चाहो तो वो हमारे पास ए नेगेटिव, ठीक है, और बी पॉजिटिव। ठीक है, तो वो भी आपके पास रिकम्बिनेंट होगा, और वो आपके पास ना डोनर में रिलाई करता है और ना ही रेसिपिएंट में रिलाई करता है। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसडक्शन है। कंसेप्ट क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, आपने ना ये जब भी आपके टॉपिक्स होंगे जिसमें डायग्राम होती है, उसमें आपने डायग्राम ही बनानी है। जैसे वो आपका रिप्रोडक्शन का है जिसमें वो लैग फेज है, और वो जो ग्राफ आपका मैंने क्लास में भी बनाया था और आपने वो पेपर में भी बनाना होगा अगर वो आता है। और सेम इसी तरह से ये जो आपके पास ट्रांसडक्शन है, कॉन्जुगेशन है, तो उसमें भी आपने ये इसी तरह से ही करना है। अच्छा, अब आपके नेट का होगा इशू। अब अगर देखें, बात सुने, अगर तमाम स्टूडेंट्स को वॉइस नहीं आ रही होती तो फिर मेरे नेटवर्क का इशू हो सकता था। अगर एक स्टूडेंट को नहीं आ रही तो वो फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा, या फिर आपकी ये जो वॉइस का मसला होगा, नेट आपका कंप्लीट होगा तो उसकी वजह से आपका नहीं आ रहा होगा। वॉइस का इशू होगा, या फिर आपका वो जो वॉइस वॉल्यूम है वो उसमें इशू होगा। ठीक है, ये आपके पास ये जो मैंने आपको जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन है वो बता दी हैं, और वो इसको आपने यहाँ से देख भी लेना। और ये जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन है, इसमें जो है वो मोस्टली तौर पे रिस्ट्रिक्शन होती है। इसमें ये जो फेजिस होते हैं वो जो सेल्स में एंटर होते हैं, और इसमें वो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होते हैं। अच्छा, इसमें ये जो जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन है, इसमें आपने ई कोलाई जो बैक्टीरिया उसका नेम याद रखना है। ठीक है, इसमें और ये जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन है इसको जस्ट एक दफा रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो मेन फोकस है आपका वो जनरलाइज और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन है उस पे करना है। और इसमें आपके जो रिट्रोवायरसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जी। आपके पास वो इन्वॉल्व होते हैं रिट्रोवायरसेस। ठीक है, और रिट्रोवायरसेस में क्या होता है कि वो आपके पास जो रिट्रो वायरसेस में कि वो आरएनए जो होता है उसको यूज करते हैं, और उसको वो जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें ये है कि आपके पास जो डीएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है, और इसमें जो मैसेंजर आरएनए होता है वो आपके पास चेंज हो जाता है डीएनए में। ठीक है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम लेके चलता है, और इसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, और ट्यूमर्स का हमने पढ़ा कि ट्यूमर्स हमारे पास जो है वो ऑन्कोजीन्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज होती हैं कैंसर के लिए। ठीक है, और वो फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में जो है वो मूव करती जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। और बाकी ये आपकी है ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है उसमें जो है वो बैक्टीरिया क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है नेकेड जो डीएनए होता है उसको, ठीक है, उसको इनटेक करने की कोशिश करता है। और इसमें हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और ये जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, इसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वो आपके पास फ्रेडरिक ग्रिफ्थ हैं। ये आपने उसमें जो सेकेंड ईयर की बुक है आई थिंक, उसमें आपने पढ़े होंगे इसके प्रोसेस। और इसने ये एक जो है ये ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और इसके ने फर्स्ट एविडेंस किया था। और इसने कहा था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, और हेरिडिटी मटेरियल वो होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और उसमें आपने एक बैक्टीरिया को उसने यूज किया था, और वो कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, ठीक है। और उसने उसकी टू फॉर्म्स यूज की थी, और वो टू फॉर्म्स आपके पास, एक थी नॉर्मल जिसको एस फॉर्म कहा जाता है, और एस जो है स्टैंड फॉर स्मूथ। और एक आपके पास म्यूटेंट फॉर्म होती है जो कि नॉर्मल नहीं होती, उसमें कोई ना कोई डिजीज पाई जाती है जिसको रफ फॉर्म, ठीक है, आर फॉर्म या फिर आर से रफ भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म बैक्टीरिया की, बेसिकली ये क्या करती है कि ये जो हमारे पास बैक्टीरियम होते हैं उसकी स्मूथ कॉलोनीज बना जाती है कल्चर डिश में। जैसे आप एक डिश होती है घर में, उसमें आप पानी लीव कर देते हैं और उसमें आप उस किसी जो छोटी फिशेस होती हैं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, या आप किसी और ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि उसकी रेयरिंग या कल्चरिंग करना, ठीक है। तो कल्चर डिश में वो जो बैक्टीरिया उसको जो है वो रखा जाता है और वो फिर कॉलोनी बना देता है। और दूसरी तरफ वो जो है वो उसको स्मूथ फॉर्म में कहा जाता है, और वो वेरियुलेंट भी होता है, और वो जो इफेक्ट करने के उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ आपके पास म्यूटेंट फॉर्म है, म्यूटेंट फॉर्म आपके पास उसमें जो है वो एंजाइम्स की कमी होगी, और एंजाइम्स की कमी होने की वजह से उसमें जो है वो मैन्युफैक्चर जो पॉलीसेकेराइड कोट होता है, जैसे हमने कहा कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास एक कोट भी होता है जिसको हमने प्रोटीन कोट, और पॉलीसेकेराइड जो कोट होता है वो बनाने से कासिर होता है क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं होते। और एंजाइम जब नहीं होंगे तो वो उस जो पॉलीसेकेराइड कोट है उसको बनाएगा अदर देन, और उसने बनानी प्रोटीन होगी, या उसने बनानी जो है वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, और लेकिन वो नहीं बना सकेगा, वो दूसरों को बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास बनेंगे स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीसैकेराइड कोट होंगे बैक्टीरिया के, वो क्या है, रफ कॉलोनीज बनाएंगे, और वो आपके पास आर फॉर्म कहलाएगी, और वो आपके पास वेरियुलेंट होंगे, ठीक है। वेरियुलेंट नहीं होंगे, वो आपके पास नॉन वेरियुलेंट होंगे। इसमें आपके पास तीन डिफरेंसेस हैं, एक आपके पास है स्मूथ फॉर्म, और दूसरी आपके पास रफ फॉर्म। और यहाँ पे आपके पास जो है वो नॉर्मल जो फॉर्म होती है वो वेरियुलेंट होती है, और जो म्यूटेंट फॉर्म होती है वो नॉन वेरियुलेंट होती है। और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि वो जो बैक्टीरियम होते हैं वो कल्चर डिश में जो है स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं, और इसमें जो है वो एंजाइम्स जो है वो लेक होते हैं म्यूटेंट फॉर्म में, जो कि उसकी कल्चरिंग करने में हेल्प कर सकें। वो क्या करते हैं, वो जस्ट जो पॉलीसेकेराइड कोट होता है उसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन टाइप्स आ जाएंगी, इसके आप दोनों फॉर्म्स के तीन पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, समझ आ रही है। ये इसको बस यहाँ पे हम ये जो हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लें, फिर इसको यहीं पे हम खत्म करेंगे। जो बाकी का यस रह मैम जाएगा आ वो रही है। फिर जो बाकी का रह जाएगा वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेरिएंट का ये होता है कि कोई हार्मफुल इफेक्ट करना या कोई ऐसे एक्सट्रीम इफेक्ट करना जिसकी वजह से स्पीशी को नुकसान हो। अच्छा, ये जो हमारे पास हमने ये जो बनाए कॉलोनीज बनाई या फिर हमने कोट्स बनाए, अब उन्होंने क्या करना है कि वो जीन्स को कैरी करेंगे, और फिर वो अपनी जो है वो मशीनरी बनाएंगी, और वही जो डीएनए होगा वो सेल मेम्ब्रेन को या जो दूसरी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको क्रॉस करने की एबिलिटी उसमें मौजूद होगी। अब उसमें जैसे जेनेटिक मटेरियल हम कहते हैं कि वो जो बैक्टीरियल सेल को डिसॉल्व करने के बाद अंदर एंटर होता है, और फिर वो प्रोफेज आपके पास डीएनए बनाता है। सेम इसी तरह से वो जो डीएनए आपके पास बेसिकली बनता है, वो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होते हैं, या आप उसको न्यूक्लियस एसिड का भी नाम देते हैं।
और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो उसमें डीएनए में जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको डिफरेंट पीसीज में डायरेक्टली जो है वो तोड़ दिया जाता है। और वो जो डायरेक्टली तोड़ने के बाद वो हर एक जो पार्ट होता है, फ्रेगमेंट होता है, वो जो पीसेस उसके होते हैं वो हर एक अपना अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में अब एक ही बंदे पे सारा बर्डन नहीं होता। कोई फंक्शन या कोई आपके कॉन्फ्रेंस या कोई एग्जीबिशन टाइप होती है तो उसमें से एक ने एक काम करना होता है, या दो तीन आप एक मिलके कर लेते हैं और दो तीन एक मिलके कर लेते हैं। ठीक है, अपना अपना काम उसको एंड तक लेके जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आपके पास वो जो बैक्टीरिया होता है और उसमें वो जो डीएनए के पीसेस होते हैं और उसमें जीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना अपना फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन होता है उसको शो कर रही होती हैं। और उसमें वो जो कोई अगर स्ट्रेस हो, अगर किसी जीन में कोई न्यूट्रिशनल स्ट्रेस या उसकी जो वैल्यू होती है, साथ में वो भी हमें जो है वो कम्पिटेंसी आ रही होती है, जो कि हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ब्रोकन पीसेस बने थे उनमें, बैक्टीरियल के पार्ट्स में। और ये जो डीएनए होता है इसको फिर जो है वो सेल साइटोप्लाज्म में वहां पे लेके आया जाता है। अब ये बनेगा कहाँ पे, हमारे पास वो जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वहां पे। और उसके बाद फिर ये जो साइटोप्लाज्म में आता है फिर इसको डीग्रेड कर दिया जाता है। और डीग्रेडेशन जो है वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं और उनको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, और सेलुलर न्यूक्लियस। और इस तरह से ये हमारे पास जो है ये सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि डीएनए के अपने सेल्स होते हैं। और इस तरह से ये जो हमारे पास एंजाइम्स नॉर्मली जो डीएनए को रिपेयर कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि बाज आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, आपको शायद याद आए कि हमारा एक रिएक्शन होता था, जैसे आप फोटोसिंथेसिस का कह लें, उसमें सनलाइट जरूरी होती थी। और अगर आप सनलाइट नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसी प्रोसीजर को रात में करें और सनलाइट ना हो तो वो नहीं होगा। सेम इसी तरह से वो जो एंजाइम होते हैं हमारे पास, हर एक जो रिएक्शन होता है उसका एंजाइम अलग होता है। और अगर हम वो वहाँ पे नहीं लिखते थे, नहीं करते, अगर आप उसको प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं और उस एंजाइम को नहीं यूज करेंगे तो वो आपका प्रोसीजर जो है वो एंड पे नहीं पहुंचेगा। तो इन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे हर प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको या तो फास्ट करने के लिए या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास एंजाइम जो हैं ये रिकम्बाइन करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। और ये जो एंजाइम्स रिकम्बाइन करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, ये आपके पास एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें वो लीनियर मॉलिक्यूल्स या फिर वो जो क्रोमोसोमल्स जो डीएनए होते हैं उसके फ्रेगमेंट्स की तरह वो आपके पास एक लीनियर स्ट्रक्चर आ जाता है। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डीएनए बन जाता है और सर्कुलर प्लाज्मिड की फॉर्म में की वजह से वो ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होता है। और उसको हम जो है वो सर्कुलर प्लाज्मिड जो हमने अभी कॉन्जुगेशन में देखा उसके जरिए से ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास है आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी। और इसमें ये आपके पास डिफरेंट पोर्शंस आ जाते हैं कि चिलिंग और हीट शॉकिंग इसको नेक्स्ट में करेंगे। बल्कि इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है। यहाँ पे फिर यहाँ से आपकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी बैक्टीरिया की स्टार्ट। आर्टिफिशियल जो कॉम्पिटेंसी होती है उसमें आपके पास क्या होता है कि वो जो जीन्स होती हैं वो इनकोडेड नहीं हो सकती हैं। और इसके अलावा जब आप उसको लेबोरेटरी प्रोसीजर में कर रहे होते हैं, और लेबोरेटरी प्रोसीजर में बेसिकली वो जो डीएनए आपके पास बनता है वो पैसिवली वर्क करता है एज कम्पेयर टू एक्टिवली वर्क करने के। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये कंपैरेटिवली जो है वो इजी होते हैं और सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रोसीजर्स के। नेचुरली जो है वो नेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियली है उसको आप खुद से भी करवा सकते हैं। जब आप खुद से करते हैं तो आप उसको पता होता है कि आपको इस टाइम में या इस ड्यूरेशन में इसको ख़त्म कर देना होता है। ठीक है, और इसमें आपके पास अब ये जो आर्टिफिशियल है वो किस तरह से करेंगे। वो जो आपके पास सेल्स होंगे और उसको आप किस की मौजूदगी में जो है वो कैटाइंस में CaCl2 जिसको आप चिलिंग का प्रोसेसिंग कहते हैं, जब आप इसको उसके साथ ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो कैटाइंस बनेंगे और वो जो डाई वैलेंट कैटाइंस होंगे अ, उसके साथ ये जो है अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जब आप उसको ऐड करते हैं, जैसे हमने वो डाइस पढ़ी थी। और उसके बाद ये जो हम चिलिंग CaCl2 उसमें ऐड होगा वो क्या करेगा कि सेल वॉल जो है वो परमिएबल बनाएगा कि प्लाज्मिड के जो डीएनए है वहां से भी कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो पास आउट हो सके, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, और इसके जो हीट शॉकिंग का ड्यूरेशन है कि इसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से लेके 120 सेकेंड्स तक उसमें एबिलिटी होती है वहां पे सरवाइव करने की।
ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि वो जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और इस तरह से वो जो मेथड में वो जो सर्कुलर डीएनए होता है वो वर्क करने लग जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड्स होते हैं, इनको हम या ये इसमें जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं डीएनए क्रोमोसोम्स के, और जिसको हम लीनियर मॉलिक्यूल्स का भी नाम देते हैं, वो इन प्लाज्मिड्स के थ्रू हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप इसको, ये जो चिलिंग का प्रोसेस है, चिलिंग के प्रोसेस में आप वो जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उन फ्रेगमेंट्स क्रोमोसोमल डीएनए को हम जो लीनियर जो है वो उसको नहीं यूज कर सकते, और ना ही आप उसको वो जो प्लाज्मिड और सर्कुलर मेथड है उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। और इसमें क्या होता है कि जब आप उसमें जैसे वो आपने एक और प्रोसेस पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि वो जो पिन्स होती थी, वो जो आपके पास नीडल्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो जो सेल होता है उसमें सुराख करना शुरू कर देती थी, और फिर उसके बाद उधर से वो जो सुराख होते थे वहीं से मटेरियल पास होता था। सेम इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन है, इसमें क्या होता है, वो जो सेल्स होते हैं उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो होल्स बेसिकली किस लिए होते हैं, ताकि वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सप्लाई की जा सके, और वो 100 से 200 वोल्ट तक होती है। और इसमें जो डीएनए प्लाज्मिड्स होते हैं, डीएनए प्लाज्मिड जो है वो इन होल्स के थ्रू ही एंटर होते हैं, और फिर नेचुरल जो मेम्ब्रेन होती है वो रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। और वो जो नेचुरल जो मेम्ब्रेन होगी उसकी रिपेयरिंग होगी, वो जो होल्स होंगे, और उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए वहां से पास कर जाएगा। फिर मेम्ब्रेन की जो है स्टोर नहीं करें बच्चे, स्टोर नहीं करें, फिर उसमें जो है वो मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग होगी, और वहां से फिर रिपेयर होने के बाद वो होल्स बंद हो जाएंगे, और वहां से फिर कोई और चीज पास नहीं कर सकेगी। ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है कि सेंसिटिव जो है वो एंटीबायोटिक उस पे एक्ट करेंगे डीएनए पे, और यहाँ पे आपके पास डीएनए प्लाज्मिड इंसर्टेड होंगे, और फिर इसमें जो है आपके पास वो होल्स वगैरह होंगे, और फिर यहाँ पे आपके पास वो गुजरने के बाद मेम्ब्रेन जो है वो रिपेयर होने के बाद वहाँ पे फिर आपके पास ट्रांसफॉर्म जो बैक्टीरिया होंगे वो बनेंगे, और जो कि आपके पास